ओके, लेट्स बिगिन देन। सो क्या डिस्कस कर रहे थे अपन कल के सेशन में? आई थिंक अपना डिस्कशन चल रहा था रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, राइट? बात कर रहे थे अपन ओवरलोडिंग क्या होता है, जहां पे अपन ने एक्चुअली देखा था कोई भी दो या दो से ज्यादा मेथड जिनका नाम एक्चुअल में क्या हो, सेम, जिनका नेम सेम हो और आर्ग्यूमेंट डिफरेंट हो, राइट, उसको अपन बोलते हैं ओवरलोडिंग, राइट? तो कल अपन ने एग्जांपल भी देखा था कि एक्चुअली अगर नाम सेम है, आर्गुमेंट डिफरेंट, और आर्गुमेंट डिफरेंट इन द सेंस ये तीन तरीके से डिफरेंट हो सकते हैं, या तो आपका टाइप ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो, या फिर आपका ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो, या फिर आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट डिफरेंट हो। तीनों में से कुछ ना कुछ डिफरेंट होना पड़ेगा और नाम ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, सेम। ओनली आपको दो ही चीजें देखने की रिक्वायरमेंट है जब भी अपन ओवरलोडिंग के साथ बात करते हैं, नेम और आर्गुमेंट। नेम होना चाहिए सेम, आर्गुमेंट होना चाहिए डिफरेंट। इसके अलावा रिटर्न टाइप क्या है क्या नहीं है, मॉडिफायर क्या है क्या नहीं है, उससे ओवरलोडिंग को कोई लेना देना है नहीं। ओनली नेम और आर्गुमेंट ही अपने को कंसीडर करने। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कल अपन ने लास्ट में इवन एक एग्जांपल भी देखा था यहाँ पे, और इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग अपन ने बात की थी कि यहाँ पे जो ये M1 मेथड अपने को दिख रहा है उसमें ऑब्वियसली ओवरलोडिंग हो रही है। कैसे बोल सकते हैं अपन ओवरलोडिंग हो रही है? क्योंकि अगर दोनों ही जगह पे देखोगे मेथड का नाम क्या है, M1, नेम इज सेम। आर्ग्यूमेंट की बात करोगे तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे कितने आर्ग्यूमेंट है, दो। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है, और नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट है मतलब आर्ग्यूमेंट्स आर डिफरेंट। तो नाम सेम, आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, ऑब्वियसली क्या हो रही है, ओवरलोडिंग, राइट? तो कल लास्ट में अपन ने ये एग्जांपल देखा था। नाउ कल मैंने आपको बोला था कि कल तक जितना अपन ने ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग डिस्कस किया है कि नाम सेम होना चाहिए, आर्गुमेंट डिफरेंट और ये एग्जांपल, दैट इज सफिशिएंट फॉर द फ्रेशर लेवल एक्चुअली। बट नाउ अपन एक्चुअली देखते हैं एक्सपर्ट लेवल की चीजें, जो अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए जा रहे हो या फिर टीयर 1 टीयर 2 कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, या थोड़े से अगर एक्सपीरियंस लेवल पे जा रहे हो, तो किस तरीके से ओवरलोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, वो पोर्शन अपन डिस्कस करते हैं, राइट? नाउ ऑब्जर्व हियर, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, पहले एग्जांपल। चलो कुछ चेंज करते हैं अपन, लेट्स सी द थिंग्स। चलो एक काम करते पहले तो पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे, बहुत आराम से समझना है चीज को। जैसे सपोज करो ये मेथड है अपने पास, राइट? ये एक मेथड है, ये क्या कर रहा है अपने को, कौन सा आर्ग्यूमेंट ले रहा है ये मेथड, इंट आर्ग्यूमेंट ले रहा है, राइट? मेथड का नाम क्या है, M1, राइट? आराम से देखना। तो अगर इस मेथड को कॉल करना, आप कैसे कॉल करोगे, देखो समझना, बहुत बहुत ही एक्सपर्ट लेवल की चीज बता रहा हूं। और इवन जो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ थोड़ा अगले 5 मिनट में, इवन एज पर द स्टडी, एक्चुअली जो हाईएस्ट लेवल का एग्जाम होता है ओरेकल सर्टिफिकेशन का, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इस एरिया से गलत होते हैं, जो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, राइट? तो इवन अगर किसी के 90% भी मार्क्स आ रहे तो बाकी के 10% डिडक्ट होने के पीछे रीजन यही वाला चीज होगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जब भी बात इसके रिगार्डिंग होती है, बहुत सारे लोग अपने आप को अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, उस तरीके से इस चीज को रिलेट करना। अब मुझे लगता थ्रू आउट द जावा कभी भी आपको उस टॉपिक से कोई प्रॉब्लम होने वाली है, राइट? जस्ट ऑब्जर्व किसकी बात में कर रहा हूं यहाँ पे। जैसे ये वाली मेथड को देखना आप एक बार, मेथड का नाम क्या है, M1। क्या आर्ग्यूमेंट ले रही मेथड, इंट। देखो जब भी बात इंट के साथ होती है तो हमेशा अपन कंफर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि इंट बहुत बार अपन देखते आते हैं, राइट? तो जैसे इस मेथड को अगर कॉल करना है, सबसे पहले आप क्या कंसीडर करोगे? पहली बात तो मेथड कैसा है, इंस्टेंस है या स्टैटिक? क्योंकि अगर इंस्टेंस हुआ तो पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसको क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर ये स्टैटिक है तो क्लास के नाम पे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, राइट? तो आगे अगर स्टैटिक मॉडिफायर नहीं लग रहा, मतलब ये मेथड कैसी है, इंस्टेंस, तो ऑब्वियसली इसको कॉल करने के लिए पहले अपने को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कौन सी क्लास में प्रेजेंट है M1 मेथड, टेस्ट क्लास में। तो ऑब्वियसली पहले अपन ने क्या किया, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद इस टी रेफरेंस वेरिएबल पे अपन M1 को कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे करते हैं, मेथड का नाम और देन ये कौन सा आर्ग्यूमेंट ले रही है, इंट। तो यहां से अपन इंट वाला कुछ पास करवाएंगे। तो इंट की वैल्यू क्या है, 10। 10 किस तरीके की वैल्यू है, इंट। अपन ने यहाँ पे 10 पास क्यों करवाया, क्योंकि ये कौन सा ले रहा है, इंट ले रहा है, राइट? तो जैसे ऑब्जर्व करना बहुत आराम से यहाँ पे, you'll see the thing। जैसे मैं एक बार इसको हटा देता हूं या फिर रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा, आउटपुट क्या आने वाला है, देखो कंपाइलर किस तरीके से डील करेगा, M1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ इंट प्रेजेंट है या नहीं है। M1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, यस, तो कोई दिक्कत है नहीं, कंपाइलर को कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुल। और जैसे ही कंपाइल सक्सेसफुल होगा, जेवीएम इसको चलाएगा, तो M1 ऑफ इंट वाली मेथड चल जाएगी और आउटपुट क्या आएगा, M1 इंट, राइट? तो ऑब्वियसली इसको चला के दिखाने की भी रिक्वायरमेंट है नहीं, मुझे लगता है ऑलरेडी अपन देख चुके हैं। स्टिल अपन एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं, आउटपुट M1 ऑफ इंट आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली अपने को किसी और चीज पे पहुंचना है, मैं वापस इसीलिए इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं।
एंड जैसे आप इसको रन करोगे तो आउटपुट आपका क्या आने वाला है, m1 ऑफ इंट, राइट। जैसा अपन ने फिगर आउट किया बिल्कुल उसी पैटर्न से चल रहा है, राइट। ओके, यहाँ पे अब मैं किस चीज पे आना चाह रहा हूं वो देखना आप आराम से। जैसे मैं एक और मेथड लिख रहा हूं नीचे ये वाले, इसमें पता है अभी के लिए कुछ भी आर्ग्यूमेंट नहीं है। देखो ये भी दोनों ओवरलोडिंग ही है। मेथड का नाम क्या है, m1। ये कितना आर्ग्यूमेंट ले रही है, 0 आर्ग्यूमेंट। ये कितना आर्ग्यूमेंट ले रही है, 1 आर्ग्यूमेंट। तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है, डिफरेंट। नाम सेम, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट डिफरेंट। ये दोनों भी क्या हो रही है, ओवरलोडिंग, राइट। ओके, मैं एक काम करता हूं ना, सपोज मैं यहां पे लिखता हूं टेस्ट टी, कुछ भी, या फिर जो भी आपको नाम देना, नाम कुछ भी दे सकते हो, टेस्ट टी। मान लो मैंने यहाँ पे ये लिखा, राइट। या कंफ्यूज होंगे आप, मैं T1 कर देता हूं उसको। देखो ऑब्जर्व करना बहुत आराम से। अगर मेरे को इस मेथड को कॉल करनी है, राइट, किस तरीके से करोगे, अगर मेरे को ये वाली मेथड कॉल करनी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, राइट, तो कैसे कॉल करोगे इस मेथड को अगर अपने को कॉल करनी है। या फिर चलो ये टेस्ट क्लास है ना, टेस्ट क्लास छोड़ो, मैं कुछ और लिखता हूँ। लेट्स से कौन सी क्लास लिखता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट। आपको पता ना बाय डिफॉल्ट सबकी पेरेंट क्लास कौन सी है, ऑब्जेक्ट। देखो जब भी बात अब इस तरीके से आती है कि यहाँ पे किसका नाम लिखा हुआ है, क्लास का, तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप सोचने लगते हो और क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे इंट होगा बिल्कुल इजी लगेगा, कॉल करना तो कैसे करोगे, m1 और इंट पास करवा दोगे, हो जाएगा। बट जैसे नीचे देख रहे हो m1 ऑफ ऑब्जेक्ट, ये देखते हैं एक अलग से डाउट क्रिएट हो, आप इसको कॉल कैसे करेंगे, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअली इसको देखने का तरीका, इसको याद नहीं कर सकते आप। अब इसको देखने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, लाइव प्लास्टिंग कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है जब भी बात इसकी करेंगे अपन। देखो मैं 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ, आराम से देखना। मैं अगेन 2 स्टेटमेंट यहाँ पे लिख रहा हूँ आपके लिए। लेट्स से int x इक्वल टू 10, राइट, ये पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ, जैसे कोई सी भी क्लास ले लो, सपोज ऑब्जेक्ट क्लास ही ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना कैसे बनाओगे, क्लास का नाम, सिंटैक्स का तो ऑब्जेक्ट बनाने का क्लास का नाम, फिर जो भी आपके रेफरेंस वेरिएबल का नाम, फिर आपका न्यू ऑपरेटर, और उसके बाद कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट क्लास का। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना अपन। तो यहाँ पे इन दोनों स्टेटमेंट को देखना है एक बार। देखो ये क्या है, इंट। इंट मतलब क्या है, डेटा टाइप, राइट। डेटा टाइप क्या दिखाता है, इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू किस तरीके की आएगी। तो ये इसको ये बता रहा है कि इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसी आएगी, इंट तरीके की। देखो ये कौन सा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, राइट। ऑब्वियसली अपन थोड़ा देख चुके हैं कि प्रिमिटिव कैटेगरी में कितने डेटा टाइप आते हैं जावा में, 8 डेटा टाइप से, राइट। डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे इनको, अभी तक अपन ने डिस्कस किया नहीं है। बट अभी के लिए इंट कौन सा डेटा टाइप है, प्रिमिटिव। ये देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में क्या है, क्लास का नाम, राइट। क्लास का नाम, क्लास का नाम भी क्या होता है, डेटा टाइप। कौन सा डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो देखो दोनों ही डेटा टाइप है, इन डेटा टाइप है, ये भी क्या है, डेटा टाइप। ऑब्वियसली वो प्रिमिटिव है, ये कौन सा है, यूजर डिफाइंड। बट अल्टीमेटली दोनों के दोनों क्या है, डेटा टाइप। ये क्या आपका वेरिएबल, राइट। प्रिमिटिव डेटा टाइप के आगे लिखा हुआ तो कौन सा वेरिएबल बोलेंगे अपन इसको, प्रिमिटिव वेरिएबल, राइट। ये अगर क्लास नेम के या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के आगे लिखा हो तो कौन सा बोलेंगे, रेफरेंस वेरिएबल। बट है दोनों वेरिएबल ही, ये आपका वेरिएबल है, ये भी आपका वेरिएबल है। व्हाट इज दिस 10, ये इंट तरीके की वैल्यू, क्योंकि एक्स वेरिएबल में कौन सी वैल्यू आ सकती है, इंट। तो ये 10 क्या है, इंट तरीके की वैल्यू। अब देखो इस वाले में कौन सी वैल्यू आ सकती है, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू, राइट। मतलब अगेन ये ऑब्जेक्ट क्लास में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पे जैसे दूसरा लिखता हूँ, ऑब्जेक्ट हियर, जैसे यहाँ पे समझते हैं अपन इसको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको। अगेन देखना, इंट एक्स इक्वल टू 10, राइट, टेस्ट टी इक्वल टू, बहुत ही आराम से देखना, अगर आप इस तरीके से इसको रिलेट करोगे ना, नेवर गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम। अदरवाइज मैं बता चुका हूँ 99% लोग यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक फेल करते हैं और यहीं पे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, अगेन ये क्या है, डेटा टाइप। ये क्या आपका डेटा टाइप, ऑल्दो ये प्रिमिटिव है और ये यूजर डिफाइन है, राइट। उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों के दोनों क्या आपके डेटा टाइप, राइट। एक्स क्या आपका वेरिएबल, टी क्या आपका वेरिएबल। ऑब्वियसली एक्स प्रिमिटिव वेरिएबल है, टी कौन सा वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, बट दोनों ही अल्टीमेटली वेरिएबल है। व्हाट इज दिस 10, 10 है आपके इंट टाइप की वैल्यू। व्हाट इज दिस थिंग, ये है आपके टेस्ट टाइप की वैल्यू। किसी क्लास टाइप की वैल्यू मतलब उस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये किसका ऑब्जेक्ट है, टेस्ट क्लास का। तो टेस्ट टाइप की वैल्यू मतलब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट। इन टाइप की वैल्यू ये है, ये आपके टेस्ट टाइप की वैल्यू। तो अब आराम से देखना, देखो बिल्कुल इन दोनों को रिलेट करते चलना, हमेशा आप इतना ही कंफर्टेबल फील करोगे। देखो जैसे मान लो एक मेथड मैंने लिखा है m1 ऑफ इंट x, राइट। एक मेथड मैंने लिखा है m1 ऑफ टेस्ट t1, सपोज। देखो इस मेथड को कॉल करना है, कैसे कॉल करोगे, m1 क्या पास करवाना पड़ेगा आपको, इंट तरीके की वैल्यू। इंट तरीके की वैल्यू कौन सी है, 10। तो आप कैसे कॉल करोगे, m1 ऑफ 10। देखो इसको देखो, m1 कैसी वैल्यू ले रहा है,
टेस्ट तरीके की वैल्यू मतलब टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, टेस्ट तरीके की वैल्यू कौन सी है ये, तो यहां पे क्या लिखोगे बोलो, न्यू टेस्ट। यस, जो भी यहां से कॉपी करके यहां पे डालना है। यहां पे भी तो अपन ने यही किया, इन तरीके की वैल्यू कौन सी थी 10, कॉपी करके यहां पे डाला। यहां पे अगर इसको कॉल करना तो टेस्ट तरीके की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसको कॉपी करके यहां पे डालेंगे, राइट। देखो मैं आपको अगेन बता दूं, थोड़ा और रिलेट करते हैं। देखो पैटर्न देखना आप, जैसे मान लो, आराम से देखना, अगेन एक पैटर्न बता दो मैं आपको। जैसे इस वाली मेथड को आपको कॉल करना था, इस वाली मेथड को आपको कॉल करना था, राइट। कैसे कर किया आपने, m1 और इंट तरीके की वैल्यू पास करवाई, कौन सी 10, राइट। ऑब्जर्व करना, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो पहले आपने इस 10 को किसी में स्टोर करवाया एंड देन आपने क्या किया, t.m1 ऑफ x, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। देखो दो तरीके इसको कॉल करने के, जो आपकी ये m1 मेथड है ना, इसको कॉल करने के दो तरीके, दोनों तरीके मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। देखो पहला तरीका क्या है, m1 किस तरीके की वैल्यू ले रही है यहाँ पे, इंट, मैंने डायरेक्ट 10 पास करवा दिया, जो कि किस तरीके की वैल्यू है, इंट तरीके की। दूसरे वाले तरीके में मैंने क्या किया, पहले एक x बनाया, उसमें कितना स्टोर करवाया 10, फिर मैंने क्या पास करवाया x, तो अल्टीमेटली x में क्या है 10, जो कि किस तरीके का है, इंट तरीके का। तो अभी भी बात वही है, राइट। तो आप चाहो तो दो तरीके से कॉल करवा सकते हो, या तो डायरेक्ट जिस तरीके की वैल्यू मांग रहा हो वैल्यू पास करवा दो, या उस वैल्यू को पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करवा के क्या पास करवा दो, वेरिएबल पास करवा दो। यू हैव टू ऑप्शन। तो यहां पे सपोज करो आपको इस दूसरी वाली मेथड को कॉल करना है, तो यहां पर भी आपके पास दो ऑप्शन है। पता क्या ऑप्शन है, पहला ऑप्शन तो ये देखो, m1 क्या करोगे, न्यू ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट, ये एक तरीका तो डायरेक्ट करना आपको। तो दूसरा तरीका क्या है, पहले किसी में स्टोर करवा दो ऑब्जेक्ट o इक्वल टू, आप बोलो न्यू ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आप किसको पास करवाओ, o को। देखो यहां पे भी सेम है, देखो अगेन रिलेट करो दोनों को। ऑब्जेक्ट हियर, जब ये इंट तरीके की वैल्यू मांग रहा था, आपने क्या किया, डायरेक्ट इंट तरीके की वैल्यू पास करवाया, कितना 10। ये ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू मांग रहा है, तो डायरेक्ट आपने इसका ऑब्जेक्ट पास करवाया, राइट। यहां पे पहले आपने इस 10 को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया, यहां पे पहले आपने इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया, उसके बाद वो वेरिएबल पास करके कॉल कर रहे, उसके बाद वो वेरिएबल पास करके कॉल कर रहे, राइट। अल्टीमेटली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर इस चीज को आप इंट से रिलेट करना सीख गए, तो जितना कंफर्टेबल आप खुद को इंट में फील करते हो, उतना ही कंफर्टेबल आपको यहाँ पे फील होगा, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इससे, राइट। तो इसको इंडिविजुअली याद रखने जाओगे, इसको कैसे कॉल करना है, तो हमेशा एक प्रॉब्लम फेस करोगे। अगर आप इसको इससे रिलेट करोगे तो ये इतना ही सिंपल है जितना ये वाला, राइट। अगेन देख लो, डायरेक्ट इंट वैल्यू या डायरेक्ट इसकी वैल्यू, राइट। यहाँ पे पहले वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर वेरिएबल पास करवा रहे हो। यहाँ पे पहले वैल्यू को किसी वेरिएबल में स्टोर करवाया, फिर आप क्या पास करवा रहे हो, वेरिएबल पास करवा रहे हो, राइट। सो दैट्स एग्जैक्ट सेम। इसके बेसिस पे मैं कुछ आना चाह रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे जो क्वेश्चन है मेरा, वहां पे मैं पहुंचता हूँ एक्चुअली। चलो ये मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, तो फिर अब अपन एक क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ एक्सपर्ट लेवल पे, जो ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग है। और सबसे पहले आपको कोई ओवरलोडिंग के बारे में पूछे ना, आप ये पॉइंट बोलना, और उसके बाद आप सामने वाले के एक्सप्रेशन ऑब्जर्व करना, डेफिनेटली आपका पूरा इंटरव्यू बदल जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो मैं आपको यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ। पहले क्लास लेते अपन, एक क्लास लेते, क्लास, एंड देन लेट्स से क्लास नेम इज एनिमल, राइट। ओके, अभी फिलहाल इसके अंदर, इस क्लास के अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, खाली क्लास नेम एनिमल है। और यहाँ पे मेरे को क्लास ले रहा हूँ, क्लास, लेट्स से क्लास नेम इज, कुछ भी ले लो, मंकी, फाइन, एंड देन सपोज लेट्स से ये इसके पेरेंट। अभी देखो ऑलरेडी इनहेरिटेंस है, इसको अपन इन्वॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था, इनहेरिटेंस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा खाली इनहेरिटेंस पे। इनहेरिटेंस हमेशा दूसरों के साथ क्या होता है, मिक्स होगा। अगर आपको हाईएस्ट लेवल के ओरेकल सर्टिफिकेशन के क्वेश्चन एंड ऑल देखने, तो यहाँ पे हमेशा इनहेरिटेंस किसी के साथ कंबाइन होकर आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, एक क्लास ने मैंने एनिमल, फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे मंकी चाइल्ड, और एनिमल क्या है, पेरेंट है, राइट। चलो अब मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपके लिए बनाऊंगा, आपको उनका आंसर देने की रिक्वायरमेंट है, राइट। चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना, इस टेस्ट क्लास के अंदर मैं दो मेथड लेता हूँ, राइट। एक मेथड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, दैट इज पब्लिक वॉइड। अभी ये पब्लिक क्या है, दिमाग लगाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, m1। एंड देखो अब मुझे लगता है कि आपको कंफ्यूजन होगा, जब मैं इंट ले रहा था, अब मैंने क्या ले लिया, एनिमल ले लिया। बात वही है, यहाँ पे किस तरीके की वैल्यू पास करवानी पड़ेगी, एनिमल तरीके की। एनिमल तरीके की वैल्यू मतलब एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट, दैट्स बेसिक। ओके, नाउ एक सेकंड में एक और मेथड लेता हूं, लेट्स से पब्लिक वॉइड सपोज m1, और यहाँ पे मैं लेता हूं मंकी m, राइट। ऑब्वियसली कंफ्यूज होने की अगेन रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको पता है मंकी तरीके की वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। मंकी तरीके की वैल्यू मतलब मंकी क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। ओके फाइन। नाउ चलो यहाँ पे अपन क्या करते हैं ना, इन दोनों क्लास के अंदर कुछ ना कुछ प्रिंट, दोनों मेथड के अंदर
कुछ प्रिंट करवा देते ताकि अपने को पता चले कौन सी मेथड यहाँ पे चल रही है, राइट। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, समझ में यहाँ पे क्या प्रिंट करवाता हूं, एनिमल प्रिंट करवाता हूं, राइट। और यहाँ पे इस वाली मेथड के अंदर मैं कुछ प्रिंट करवाता हूं, क्या प्रिंट करवाता हूं, जैसे मंकी प्रिंट करवाता हूं। देखो अभी इन दोनों मेथड को देखो आप यहाँ पे, अगर आप इन दोनों मेथड को देखोगे, नाम क्या है सेम, आर्ग्यूमेंट क्या है डिफरेंट, एक एनिमल तरीके का एक मंकी तरीके का, नाम सेम आर्ग्यूमेंट डिफरेंट, क्या हो रहा है यहाँ पे ओवरलोडिंग, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे M1 मेथड की क्या हो रही है ओवरलोडिंग, राइट। अब चलो क्वेश्चन में पुट अप करता हूं, चलो मेरे को बात बताओ, अगर आपको इस M1 मेथड को कॉल करना है आपको कितनी चीजें चाहिए। देखो पहले तो M1 मेथड को आपको कॉल करना है, तो पहले आप पता करोगे M1 मेथड किस तरीके की मेथड है, इंस्टेंस या स्टैटिक। तो कैसी मेथड है ये इंस्टेंस, तो पहले जिस क्लास के अंदर है उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा तभी आप इसको कॉल कर सकते हो। M1 कौन सी क्लास के अंदर है, टेस्ट क्लास के अंदर, तो पहले आपको टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैं बनाता हूं टेस्ट t इक्वल टू न्यू टेस्ट, ओके चलो ठीक है। उसके बाद किसको कॉल करना मेरे को M1 को ना, t डॉट M1, लेकिन जैसे मैं M1 कॉल करूंगा आपको पता है किस तरीके की वैल्यू मांग रहा है एनिमल तरीके की, तो पहले मैं एनिमल तरीके का बना लेता हूं अलग से, चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो बट अलग से बना लेता हूं। एनिमल A1 इक्वल टू न्यू एनिमल, जो ये एनिमल तरीके की वैल्यू है वो मैंने किस में स्टोर करवा दी A1 में। अब मैं इस A1 को पास करवा के इसको क्या कर सकता हूं कॉल कर सकता हूं, राइट। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं आपको फ्लो बताता हूं, आप फ्लो देखना यहाँ पे आराम से। एंड व्हाट इज द फ्लो, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो यहाँ पे यहां से पकड़ते अपन A1 को M1 ऑफ A1 कॉल हुआ, राइट। A1 किस तरीके का है एनिमल तरीके का, मतलब M1 ऑफ एनिमल कॉल हुआ किस पे T पे, T कौन से तरीके का है टेस्ट तरीके का। आपका कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में चेक करेगा M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है या नहीं है, क्या M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है, यस, इसका मतलब कंपाइलर बोलेगा मेरे को तो कोई दिक्कत है नहीं। और जब M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है तो जब JVM आएगा तो इसको चला देगा, और इसको चलाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है एनिमल, राइट। ओके एक बार चला के देखते हैं अपन इसको वेदर ऐसा है या नहीं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं, जस्ट ऑब्जर्व, राइट। लेट मी क्लियर द कंसोल, 1 सेकंड, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। और एक बार इसको रन करते हैं एंड यू विल सी क्या आउटपुट आपको प्रिंट हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे एनिमल, देयर इज नो डाउट। चलो दूसरी मेथड को अगर कॉल करना है तो कैसे करोगे, क्या पास करवाना है मंकी, तो चलो मंकी तरीके की वैल्यू निकालते हैं अपन, कैसे निकालोगे बोलो मंकी, हाँ बोलो M1 इक्वल टू न्यू मंकी, ओके। ये मंकी तरीके की वैल्यू मैंने किसमें स्टोर करवा दी M1 में, और अब इस M1 को कॉल करके M1 को पास करके मैं इस मेथड को कॉल करता हूं। देखो अगेन फ्लो देखते हैं, फ्लो क्या होने वाला है, फ्लो इज बेसिक, जस्ट ऑब्जर्व हियर। यहाँ पे इसको देखोगे कंपाइलर किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है, ऑब्जर्व हियर। देखो M1 ऑफ M1 कॉल हुआ, M1 किस तरीके का है मंकी, तो M1 ऑफ मंकी कॉल हुआ किस पे कॉल हुआ T पे, T किस तरीके का है टेस्ट, कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में चेक करेगा M1 ऑफ मंकी अवेलेबल है या नहीं, क्या M1 ऑफ मंकी अवेलेबल है, यस, तो कंपाइलर बोलेगा कोई इशू है नहीं मेरे को, तो दैट इज फाइन। तो JVM आएगा बोलेगा जब कोई इशू नहीं है तेरे को मिल गया M1 ऑफ मंकी, तो JVM इसको चला देगा और इसको चलाएगा तो क्या प्रिंट होगा मंकी। इस बार देखो आउटपुट क्या आएगा, इसकी वजह से क्या आ रहा था एनिमल, इसकी वजह से क्या आएगा मंकी। एक बार चला के देखते हैं, एनिमल और मंकी आना चाहिए, कोई डाउट नहीं है। एक बार चलाते हैं वापस से इसको, देखो कंपाइलेशन इज फाइन, रन करते हैं अपन इसको, आउटपुट क्या आ रहा है एनिमल मंकी। क्वेश्चन मेरा ये था ही नहीं एक्चुअली, क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहा है जिसका आंसर आपको देना है। देखो अब मैं लिख रहा कुछ, ऑब्जर्व हियर, एनिमल A2 इक्वल टू न्यू, पहली बात तो ये लाइन जो मैंने लिखी है वो सही है नहीं, लाइन नंबर 24 पे। देखो ये लाइन तभी सही हो सकती है अगर ये एनिमल पेरेंट हो और ये क्या हो चाइल्ड हो, क्योंकि पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल चाइल्ड टाइप के ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है होल्ड कर सकता है, तो बिल्कुल सही है, एनिमल पेरेंट और मंकी क्या है चाइल्ड है, इसका मतलब ये लाइन तो कोई दिक्कत है नहीं। अब इस लाइन में अगर कोई दिक्कत नहीं है और अगर मैं यहाँ पे जाके T डॉट M1 ऑफ M2 कॉल करता, A2 कॉल करता हूं, आप मेरे को बताएं इस केस में आउटपुट क्या है, क्या एरर आएगी या एनिमल चलेगा मंकी चलेगा क्या चलेगा, आप मेरे को बताइए। यस, जो लाइन नंबर 25 मैंने लिखी है, इस लाइन नंबर 25 की वजह से क्या आउटपुट होगा, देखो 21 तो बहुत सिंपल था क्योंकि A1 कौन से टाइप का था एनिमल, तो कौन सी चल गई एनिमल। 23 भी बहुत सिंपल है क्योंकि M1 कौन से टाइप का था मंकी, तो कौन सी चल गई मंकी चल गई। अब प्रॉब्लम ये है कि 25 का अपन पास करवा रहे A2, अब A2 है कौन से टाइप का, A2 एनिमल टाइप का या मंकी टाइप का, दिक्कत ये है। चलो बात करते हैं अपन इसके रिगार्डिंग, ऑब्जर्व हियर
देखो अब बहुत आराम से सुनना। एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी बोली है, आप कितना फील करते हो बात उसकी है, बाकी हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ उससे कुछ ना कुछ रिलेशन होने वाला है। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे देखना M1 ऑफ E2 कॉल हुआ। E2 कौन से टाइप का है, चलो कौन देख रहा है ये E2 कौन से टाइप का है, कौन देख रहा है E2 कौन से टाइप का है, कंपाइलर। मैंने आपको एक चीज बोली थी, कंपाइलर जब देखेगा ना तो उसकी लिमिट ओनली इधर तक ही, इधर क्या हो रहा है ना वो तो उसको भी पता ही नहीं, राइट, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, आपका जेवीएम। जेवीएम कब आता है, प्रोग्राम चलाने के लिए आता है, कब आता है, कंपाइलर के बाद। तो ऑब्वियसली कंपाइलर को पता ही नहीं इधर क्या है। कंपाइलर जब भी देखेगा, कंपाइलर को कभी भी पूछोगे ये कौन से टाइप का है, तो वो खाली इधर ही देखेगा, राइट। कौन से टाइप का है, मंकी। कौन से टाइप का है, एनिमल। कौन से टाइप का है, एनिमल, राइट। तो ऑब्जर्व हियर, आराम से देखना, M1 ऑफ A2, A2 कौन से टाइप का है, एनिमल। तो M1 ऑफ एनिमल कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ एनिमल प्रेजेंट है क्या, यस। कंपाइलर बोलेगा फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जेवीएम आएगा तो ऑब्वियसली वो इसको चला देगा, और उसको चलाएगा तो आउटपुट इस बार क्या आने वाला है, एनिमल, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, बहुत ही आराम से देखना, इसका आउटपुट एनिमल दिखेगा आपको। उसके बाद में आपको एक पॉइंट बताता हूं जिसकी मैं बात कर रहा था, और जहां से आप स्टार्ट करना, अगर कोई आपसे पूछे ओवरलोडिंग क्या है। देखो लास्ट वाला क्या आ रहा है, एनिमल, राइट। अब मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं, पता एक्चुअली जो ओवरलोडिंग होती है ना, उसमें कौन सी मेथड चलेगी, ये हमेशा कौन डिसाइड करता है, आपका कंपाइलर डिसाइड करता है। कौन सी मेथड चलेगी, इसको टेक्निकली बोलते हैं मेथड रिजोल्यूशन, राइट। तो मैं ज्यादा टेक्निकली अगर मेरे को बात करनी, मैं ऐसा बोलूंगा, ओवरलोडिंग में मेथड रिजोल्यूशन कौन डिसाइड करता है, एक्चुअली आपका कंपाइलर। और जब भी कंपाइलर डिसाइड करेगा, मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूं, ये P क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, राइट। और ये इधर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इधर क्या है, ये रेफरेंस, राइट। तो ऑब्वियसली कंपाइलर जब भी देखता है, किधर देखता है, इधर देखता है या इधर देखता है, इधर देखता है। तो ऑब्वियसली किसके बेसिस पे देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे, राइट। तो ओवरलोडिंग में मेथड रिजोल्यूशन किसके अंडर रहता है, कंपाइलर के अंडर। और कंपाइलर किसके बेसिस पे देखता है, रेफरेंस वेरिएबल के बेसिस पे, राइट। कंपाइलर हमेशा चीजों को किसके बेसिस पे देखेगा, रेफरेंस वेरिएबल। जब भी अगर यही, अब आगे जाके सिनेरियो चेंज होगा, अगर ये चीज जेवीएम देखता ना, तो जेवीएम हमेशा किसके बेसिस पे देखता है, ऑब्जेक्ट के बेसिस पे। कंपाइलर किसके बेसिस पे देखता है, रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि ऑब्जेक्ट कौन क्रिएट करता है, जेवीएम, राइट। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, इसीलिए जो आपका ओवरलोडिंग है ना, जस्ट ऑब्जर्व हियर, इसीलिए जो आपका ओवरलोडिंग है ना, उसको आप कुछ और भी बोल सकते हो। इसको किस कैटेगरी में डाल सकते हो, इसको आप एक कैटेगरी में डालते हो, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। अब क्या मतलब होता है स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म का, मैं आपको बताता हूं। देखो जावा में दो चीजें होती है, एक कौन होता है, कंपाइलर, जो कि प्रोग्राम को क्या करता है, कंपाइल। और फिर दूसरा कौन होता है, आपका जेवीएम, जो कि प्रोग्राम को क्या करता है, रन। पहले प्रोग्राम क्या होने वाला, कंपाइल या रन। पहले प्रोग्राम क्या होने वाला है, कंपाइल, और फिर क्या होने वाला है, रन होने वाला है, राइट। जो चीज कंपाइलर टाइम पे, कंपाइल टाइम पे जो चीज होती है, उसको बोलते हैं स्टैटिक, राइट। मतलब चलने से पहले ही हो गई, कोई काम चलने से पहले हो रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक। क्योंकि प्रोग्राम चलेगा कब, सेकंड स्टेप पे, और ये काम पहले ही हो गया फर्स्ट स्टेप पे, तो क्या बोलोगे उसको, स्टैटिक। और अगर कोई काम चलते टाइम पे हो रहा है, मतलब उसको जेवीएम डिसाइड कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डायनेमिक। तो जो भी आपकी ओवरलोडिंग है, उसको कौन डिसाइड कर रहा है, कंपाइलर। तो इसका मतलब चलने से पहले, और चलने से पहले मतलब वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, स्टैटिक। दैट्स व्हाई जो आपका ओवरलोडिंग है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म। एक और चीज बताता हूं, दो तरीके की बाइंडिंग होती है, एक होता बोलो अर्ली बाइंडिंग, और एक होता लेट बाइंडिंग, राइट। मतलब कब पता चल रहा है आपको, पहले पता चल रहा है या बाद में पता चल रहा है। सिंपल सी बात है, कंपाइलर और जेवीएम में से पहले कौन आता है, कंपाइलर। तो अगर किसी चीज को कंपाइलर डिसाइड करेगा तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, और पहले पता चलेगा तो कौन सी कैटेगरी में आएगी, अर्ली बाइंडिंग, यस। तो आपका ओवरलोडिंग स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, या फिर किसमें आता है, अर्ली बाइंडिंग, या एक और आप नाम बोल सकते हो, क्योंकि कौन डिसाइड कर रहा है, कंपाइलर डिसाइड कर रहा है ना, तो आप बोल सकते हो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, राइट। अभी ये कंपाइल टाइम क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, ये तो समझ में आया होगा, लेकिन सर ये पीछे क्या टाइम पास हो रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म थोड़ी देर बाद अपन डिस्कस करेंगे, अभी अपन इसको डिस्कस नहीं कर रहे, राइट। पहले ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, फिर ओवरराइडिंग, उसके बाद मैं बताऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, राइट। तो अभी आगे वाले वर्ड देखो, खाली स्टैटिक, कंपाइल टाइम, क्यों, क्योंकि पूरा किसके अंडर में रह रहा है, कंपाइलर के अंडर में रह रहा है, राइट। सो दैट्स अ सीन। तो यहाँ पे तो किस तरीके से आपको स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट है, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग will in overloading method resolution
always takes care by compiler based on what? Reference variable. That's why overloading comes under compile time polymorphism, static polymorphism or early binding, right? That should be the statement. Fine. अब क्यों हो रहा है ये, तो आप इस एग्जांपल से समझा सकते हो कि कैसे बोल रहे हो कि कंपाइलर डिसाइड करता है. सिंपल, अगर जेवीएम डिसाइड करता तो जेवीएम के अकॉर्डिंग कि A2 कौन से टाइप का, देखो मैं आपको पहले ही बोल चुका, वापस बोल रहा हूं, अगर आप जेवीएम से पूछोगे ना A2 कौन से टाइप का है, तो जेवीएम बोलेगा क्या? मंकी. और अगर आप कंपाइलर से पूछोगे A2 कौन से टाइप का, कंपाइलर बोलेगा एनिमल. ये इधर, राइट? तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर ये कौन सी चली इस केस में? एनिमल. इसका मतलब किसके बेसिस पे चली है? इधर वाले के बेसिस पे. इधर वाले के बेसिस पे चली, मतलब किसने डिसाइड किया? कंपाइलर ने. दैट्स व्हाई इट्स कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. अगर इस एग्जांपल का आउटपुट अगर मंकी आता तो इसका मतलब कौन डिसाइड करता? जेवीएम. किसके बेसिस पे? ऑब्जेक्ट के बेसिस पे. तो उल्टा हो जाता, जो कि आपके होने वाला है किसमें? ओवरराइडिंग. फाइन. ओवरराइडिंग में पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा. वहां पे जब सेम इस तरीके का एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा तो उसका आउटपुट दूसरा आने वाला है, इधर वाला मंकी टाइप का आने वाला है. विल डिस्कस इन द ओवरराइडिंग, बट फिलहाल के लिए ये क्या हो रहा है आपका? ओवरलोडिंग, राइट? देखो मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था अभी इनहेरिटेंस के दिन में, जब अपन ने पढ़ा था ना कि देखो इधर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रेफरेंस वेरिएबल पे एनिमल, ऑब्जेक्ट भी किसका? एनिमल. रेफरेंस वेरिएबल मंकी, ऑब्जेक्ट भी किसका? मंकी, राइट? यहाँ पे देखो पेरेंट रेफरेंस चाइल्ड का ऑब्जेक्ट. मैंने आपको बोला था ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरी ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग इससे चेंज हो रही है. क्योंकि देखो अगर ये होता तो क्या फर्क पड़ता? अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी क्या आएगा? मंकी. इसके अकॉर्डिंग करोगे तब भी क्या आएगा? मंकी. तो आपका रिजल्ट तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, तो आपको देखना ही नहीं क्या हो रहा है, राइट? लेकिन जो रिजल्ट चेंज होगा वो किसमें होगा? इसमें. क्योंकि इसमें अगर ओवरलोडिंग होगी तो क्या आएगा? एनिमल. ओवरराइडिंग होगी तो क्या आएगा? मंकी. तो पूरा जो सिनेरियो को डिस्टर्ब करेगा वो ये वाला करता है, पेरेंट टाइप का रेफरेंस वेरिएबल, चाइल्ड टाइप का ऑब्जेक्ट. इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बाद में कंसीडर करेंगे, बट ये पूरा ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का डिसाइडिंग फैक्टर यही आपका होने वाला, राइट? चलो पहले एक पॉइंट लिखो, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं. किप्स वेडिंग एक ओवरलोडिंग ऑलरेडी आपने हेडिंग डाल रखी होगी, नोट लगा के पॉइंट लिखो, कीप इट मोस्ट इंपोर्टेंट. लिखो इन ओवरलोडिंग method resolution takes care by compiler. Method resolution takes care by compiler based on reference variable. That's why overloading comes under static polymorphism. Overloading comes under static polymorphism or compile time polymorphism. Static polymorphism or compile time polymorphism or early binding. Overloading comes under static polymorphism or compile time polymorphism or early binding. Fine. Okay. Do one thing. Just write an example. Okay. Just mention this. अच्छा. डोंट ट्राई टू रिमेंबर द थिंग्स. खास करके जो मैंने आपको बताया कि जब भी ये लाइक यहाँ पे एनिमल हो रहा है तो कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं, इसको कैसे कॉल करोगे नॉल. जितना कंफर्टेबल आप इंट में फील करते हो सेम तरीके से आपको डील करने की रिक्वायरमेंट है.
आउटपुट आपको पता है, लाइन नंबर 21 की वजह से एनिमल, 23 की वजह से मंकी, और 25 की वजह से अगेन एनिमल, राइट। राइट इट डाउन एंड इफ किसी को भी डाउट है लेट मी नो। ओके फाइन। ओके किसी का डाउट है कि मेथड स्टैटिक हुई तो क्या होगा? मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ, फर्क नहीं पड़ेगा ओवरलोडिंग में, मॉडिफायर का फर्क नहीं पड़ता है। किससे देखना आपको? खाली ओनली मेथड का नाम और आर्ग्यूमेंट, राइट। तो डोंट वरी कि स्टैटिक होगा तो क्या होगा नॉल, आगे अपन एग्जांपल लेने वाले, बट अभी के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खाली ओवरलोडिंग के लिए मेथड नेम और आर्ग्यूमेंट का फर्क पड़ेगा। जब हम ओवरराइडिंग पढ़ेंगे मैं सारी चीजें कंसीडर करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे मॉडिफायर से भी फर्क पड़ेगा, रिटर्न टाइप से भी फर्क पड़ेगा, सबसे फर्क पड़ने वाला, राइट। चलो फिलहाल अब कुछ और अपन एक्सपर्ट लेवल पे चलते, कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशन डिस्कस करते रिगार्डिंग ओवरलोडिंग, बट देन दिस इज द मेन जस्ट जो आपको ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है कि ओवरलोडिंग हमेशा कंपाइलर के कंट्रोल में रहने वाली है, राइट। ओके नाउ यहाँ पे चलो मैं कुछ चेंज करता हूँ इसको, सपोज लेट्स से नाउ कमिंग ओवर अगेन इंट, मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंट, और यहाँ पे लेट्स से आई एम राइटिंग फ्लोट, राइट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्लोट, फाइन, ताकि अपने को पता चले क्या कर रहे हैं अपन। ओके ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे ऑब्वियसली अपने पास m1 मेथड है, और m1 मेथड किस तरीके की मेथड है? इंस्टेंस। तो कॉल करने के लिए पहले अपने को क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट। तो अपन ने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और इस रेफरेंस वेरिएबल पे अपन m1 को कॉल कर सकते हैं, t.m1। मान लो मैंने पास करवाया 10, तो इस केस में क्या आउटपुट आने वाला है? कोई डाउट है नहीं, ऑलरेडी अपन इतना डिस्कस कर चुके, आपको पता है प्रॉपर फ्लो किस तरीके चलता नॉल। तो फ्लो क्या है? ऑब्वियसली यहाँ पे m1 ऑफ इंट कॉल हुआ किस पे? t पे। t कौन से टाइप का? टेस्ट। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ इंट प्रेजेंट है, यस, तो कोई दिक्कत नहीं है कंपाइलेशन में। जब रन करोगे तो जेवीएम m1 ऑफ इंट को चला देगा, और चलाएगा तो क्या आउटपुट आने वाला है? इंट। तो देखो इसको चलाओगे तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आने वाला है? इंट। चलो मैं एक नीचे एक और लाइन लिखता हूँ यहाँ पे, चलो पहले इसको मैं चला के देखा, तो देखो यहाँ पे इंट आएगा, इसमें कोई डाउट आपको होगा नहीं, जस्ट लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइलेशन इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। एंड अगर आप इसको रन करोगे द आउटपुट इज इंट, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 10.5, राइट, व्हाट इज द आउटपुट इन लाइन नंबर 14? ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप इस तरीके से करोगे तो क्या होने वाला है? यहाँ पे अगर इसको अपन डील करें तो m1 ऑफ क्या कॉल हुआ? फ्लोट। किस पे कॉल हुआ? t पे। t कौन से टाइप का? टेस्ट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा? टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ फ्लोट है, यस, और m1 ऑफ फ्लोट है तो कंपाइलेशन में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जब जेवीएम आएगा तो m1 ऑफ फ्लोट को चलाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है? फ्लोट, राइट।
तो अभी जस्ट अपन टाइम पास कर रहे हैं। एक्चुअली रिजल्ट क्या आने वाला है, जैसे आप इसको कंपाइल करोगे क्या होने वाला है, देयर विल बी एरर, राइट। सो अगर इस तरीके से सोच रहे हो कोई फ्लोट आएगा तो यहाँ पे एक एरर आपको दिखेगी एंड यू कैन सी द थिंग्स क्या हो रहा है यहाँ पे, एरर। द रीजन इज, एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जब भी कभी किसी नंबर में डेसिमल नहीं लगा हुआ होता है, कंपाइलर बाय डिफॉल्ट उस नंबर को क्या मानता है, इंट। और अगर किसी नंबर में डेसिमल लगा हुआ है तो कंपाइलर बाय डिफॉल्ट इस नंबर को क्या मानता है, डबल, फ्लोट नहीं, राइट। तो अब वापस से फ्लो मेरे साथ फॉलो करो, अगर इसको डबल मानता है तो ऑब्जर्व, देखो M1 ऑफ डबल कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ डबल है कहीं, नहीं, और नहीं तो इस लाइन पे क्या आने वाली है, एरर। जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो ये बोलेगा भी से आपसे, ये बोल रहा है नो सुटेबल मेथड फाउंड फॉर M1 ऑफ डबल। M1 ऑफ डबल के लिए मेरे को कोई मेथड मिला ही नहीं, राइट, और इसीलिए इसने क्या दिया यहाँ पे, एरर। फाइन, ये बोल रहा है ये वाली एक मेथड मेरे को मिली लेकिन ये एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि क्या ले रहा है, इंट ले रहा है, और मेरे पास क्या, मेरे को क्या ढूंढना है, डबल ढूंढना है। एक और मेथड है ये वाली फ्लोट वाली, ये भी मेरे लिए एप्लीकेबल है नहीं क्योंकि ये फ्लोट ले रहा, मेरे को क्या ढूंढना है, डबल ढूंढना है, राइट। सो ऑब्वियसली देयर इज एन एरर। तो अगर कंपाइलर को ये इंडिकेशन देना हो आपको कि जो डेसिमल वाला है उसको डबल नहीं क्या मानना है, फ्लोट मानना है, तो आपको नंबर के पीछे क्या लगाना पड़ेगा, एफ। अगर आप नंबर के पीछे एफ लगाते हो, इसका मतलब अब आप कंपाइलर को ये इंडिकेशन दे रहे हो कि 10.5 को डबल ट्रीट नहीं करना है, इसको क्या ट्रीट करना है, फ्लोट ट्रीट करना है। तो अब कंपाइलर इस नंबर को क्या ट्रीट करेगा, फ्लोट। तो अब फ्लो फॉलो करो, M1 ऑफ फ्लोट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, M1 ऑफ फ्लोट है, यस, इस बार कंपाइलेशन फाइन। तो जेवीएम आके इसको चलाएगा, आउटपुट क्या आएगा इस बार, फ्लोट। तो जो पहले फ्लो आप देख रहे थे ना वो इस बार फॉलो होने वाला है, पिछली बार नहीं। जस्ट कंपाइल करो इसको, कोई इशू नहीं है, इस बार देखो, और जैसे इस बार चलाओगे तो फिर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, फ्लोट, राइट। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज और नोटिस करना, एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये नहीं है, तो ये तो आपको पता चल गया कि अगर मैं इसको ऐसे कॉल करूं t.m1 ऑफ 10, तो इस लाइन नंबर 14 की वजह से क्या आएगा, इंट, और लाइन नंबर 15 की वजह से क्या आएगा, फ्लोट, राइट। अब सपोज आई एम कॉलिंग दिस, देखो सिंगल कोट में जब भी लिखते हैं जावा में वो क्या होता है, कैरेक्टर, राइट। तो यहाँ पे ये एक क्या है, कैरेक्टर। तो M1 ऑफ अंदर क्या पास करवा रहे हो आप, कैरेक्टर। तो एक बार फॉलो करो क्या होने वाला है, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे जैसे ही आप इसको इस तरीके से लेके जाओगे, देखो क्या है, M1 ऑफ कैरेक्टर कॉल हुआ है, M1 ऑफ कैर कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ कैर प्रेजेंट है या नहीं, कहीं M1 ऑफ कैर प्रेजेंट है, नहीं, और नहीं तो इसका मतलब इसको मिला नहीं, और मिला नहीं तो क्या आने वाली है, एरर, राइट। तो जस्ट अगर आप इसको कंपाइल करोगे, जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे अगर मैं इसको कंपाइल करके बताऊं तो कोई एरर नहीं आने वाली एक्चुअली, जस्ट ऑब्जर्व हियर, देखो इट इज फाइन। तो इस बार ऐसा क्या स्पेशल हुआ, आप तक के फ्लो में तो हमेशा आप बोल रहे हो कि वैसा नहीं हुआ तो एरर आएगी। इस बार सामने दिख रहा मेरे को कि ये क्या है, कैरेक्टर है, और M1 ऑफ कैरेक्टर कॉल कर रहा है, जबकि कैरेक्टर कहीं है नहीं, और नहीं है तो क्या देनी चाहिए थी, एरर, जबकि ऐसा हुआ नहीं। तो ये डिफरेंट बिहेवियर क्यों, क्योंकि एक्चुअली जब भी किसी मेथड को कॉल करते हैं फ्लो बिल्कुल ऐसा ही है जो अपन 2-3 दिन से देख रहे हैं, बट एक चीज फॉलो होती है, और वो चीज क्या फॉलो होती है, वो चीज फॉलो होती है ऑटोमेटिक प्रमोशन करके, राइट। अब क्या होता है ऑटोमेटिक प्रमोशन, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली टोटल जब प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करते हैं ना, तो टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं, 8 तरीके के होते हैं। अभी तक अपन ने डिस्कस किया नहीं डिटेल में, बट अभी नाम में जस्ट खाली पहले भी बताया नाम मैंने आपको, वापस बता रहा हूं। तो बाइट, शॉर्ट, int, long, right, and then float, double, right, char and boolean। ये टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं जब भी अपन जावा की बात करते हैं, राइट। अब इन 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप में एक ऑटोमेटिक प्रमोशन लगता है। वो ऑटोमेटिक प्रमोशन क्या होता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। देखो बाइट से शॉर्ट में जा सकता है, पहले मैं डायग्राम बताता हूं उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। एंड इट इज बेसिक, कुछ नहीं है, तो याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं इसको। ओके, ये आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन का डायग्राम है जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑटोमेटिक प्रमोशन चलता है। देखो ऑब्जर्व करो, बाइट ऑटोमेटिकली किस में प्रमोट हो सकता है, शॉर्ट में। शॉर्ट किस में हो सकता है, इंट में। कैर डायरेक्ट किस में हो सकता है, इंट में। इंट किस में हो सकता है, लॉन्ग में। लॉन्ग फ्लोट में जा सकता है। फ्लोट किस में जा सकता है, डबल में, राइट। तो ऑटोमेटिक प्रमोशन इसको बोलते हैं, इस तरीके चलता है। देखो इस पूरे ऑटोमेटिक प्रमोशन वाले डायग्राम में देखोगे तो एक आपको डेटा टाइप नहीं दिखेगा, कौन सा, बुलियन। यस, बुलियन ऑटोमेटिक प्रमोशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। जावा में
बुलियन मतलब ओनली दो ही वैल्यू पॉसिबल होती है, कौन सी, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा किसी तरीके का कोई बुलियन होता नहीं। तो बुलियन ऑटोमेटिक प्रमोशन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अगर बुलियन पास करवाया है कंपलसरी इसको कौन सी मेथड चाहिए, जो बुलियन ले रहा है, अदरवाइज 100% क्या देने वाला है, एरर। बाकी प्रमोशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखो दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सिंपल है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको ऐसा ट्रीट कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, छोटी साइज से बड़ी साइज में ऑटोमेटिक जा सकता है। जैसे बाइट डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 1 बाइट। देखो डिटेल में पढ़ेंगे अपन, अभी मैं खाली जस्ट आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 2 बाइट। कैर डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 2 बाइट, राइट। इंट की 4, लॉन्ग की 8, डबल की 8। बीच में फ्लोट इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि जिनको ये लगता है ना कि छोटी साइज से बड़ी साइज में जाने को प्रमोशन बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट की साइज कितनी होती है, 4। तो यहाँ पे देखो लॉन्ग से किस में प्रमोट हो सकता है, फ्लोट में। लॉन्ग कितने बाइट का होता है, 8, लेकिन 8 से किस में जा सकता है, 4 में। तो चलो कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ रिसर्च करने के लिए, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लॉन्ग से फ्लोट में प्रमोट हो सकता है, क्योंकि लॉन्ग कितने बाइट का है, 8 से 4 में कैसे जाएगा, राइट। सिंपल मानो ना आप, ऐसा है आपके पास 2 कंटेनर है, एक कंटेनर कितना 1 kg का, राइट। एक कंटेनर आपके पास कितने kg का, 2 kg का। अगर आपको 1 kg वाली आइटम 2 kg में रखनी है, क्या आप रख सकते हो, यस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको 2 kg वाली आइटम 1 kg में रखनी है, क्या आप रख सकते हो, नहीं रख सकते। सेम यहीं पे, बाकी तो समझ आता मेरे को, 1 को 2 में रखना था कोई दिक्कत नहीं है, या 2 को 4 में रखना था कोई दिक्कत नहीं है, 4 को 8 में रखना था कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 4 में कैसे चला जाएगा, दैट इज द क्वेश्चन, राइट। अभी मैं इसका आंसर नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने आपको बोला वैसे भी प्रिमिटिव अपन ने डिटेल में भी डिस्कस किया नहीं है, एक एक पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे। दूसरा एक और क्वेश्चन मैंने पहले भी जनरेट किया था, मैं अभी और जनरेट कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप किसी और लैंग्वेज से आए हो, तो जावा से पहले लैंग्वेज चलती थी कौन सी, सी, राइट। तो ऑब्वियसली सी लैंग्वेज जावा से पहले की लैंग्वेज है, और सी लैंग्वेज में जो कैर डेटा टाइप वहां भी होता है, और सी लैंग्वेज का कैर डेटा टाइप अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो कितनी बाइट की मेमोरी लेता है, 1 बाइट, राइट। तो जावा सी के बाद में आई, तो या तो सी से अच्छी होगी या फिर एटलीस्ट उसके बराबर तो होगी सही। तो या तो क्या करता ये, कैर को 1 बाइट से कम में स्टोर करवा देता, इतना कुछ अच्छा कर लेता, या कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो एटलीस्ट कितना रखता, 1 ही रखता। लेकिन यहाँ पे इसने कैर को बढ़ा के कितना कर दिया, 2, तो ये तो उल्टा खराब कर लिया, क्योंकि एक्चुअली ये खराब है या फिर इसकी वजह से कुछ एडवांटेज मिलता है जावा को, दैट्स द सेकंड क्वेश्चन, राइट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है एक्चुअली। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं, देखो ये सारा फिगर आउट करने की ट्राई करना आप, और आपको पता चलेगा कितना गलत तरीके से स्प्रेड होती चीजें। देखो फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है, ये तीसरा क्वेश्चन है मेरा, राइट। और आपको मिलेगा, आप इवन गूगल करना, आपको 10 में से 9 जगह ये लिखा हुआ मिलेगा, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस है। फ्लोट छोटा होता है, डबल क्या होता है, बड़ा। तो अगर छोटी वैल्यू तो किसके पास जाओ, फ्लोट के पास, और बड़ी वैल्यू तो किसके पास जाओ, डबल के पास। दैट इज टोटली ब्लंडर, अगर ऐसा लिखा हुआ मिले, राइट। ऐसा कुछ है नहीं, जबकि देख के ऐसा ही लगता है। फ्लोट की साइज कितनी है, 4 बाइट, डबल की साइज कितनी है, 8 बाइट। तो छोटा रखना हो तो किसमें, फ्लोट में, बड़ा रखना हो तो किसमें, डबल में। एक्चुअली नॉट दैट्स नॉट अ थिंग। पूरा परफेक्ट आंसर ये नहीं है, कुछ और रीजन होता है। विल डिस्कस लेटर, बहुत सारी चीजें अपने को डिस्कस करनी है, बट अभी अपना टॉपिक प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है। प्रिमिटिव डेटा टाइप हम बाद में कवर करेंगे। अभी अपना टॉपिक खाली मैं इसको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये प्रमोशन का डायग्राम है, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग अब वापस आते हैं अपने एग्जांपल पे। देखो ऑब्जर्व हियर, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, कल यहां से ये फील दिलाना चाह रहा हूं कि ये इतना छोटा सा टॉपिक है, बट आप चाहो ना कम से कम 2 घंटे का इंटरव्यू इस पे चल सकता है। और मैं 2 घंटे के इंटरव्यू में आपसे इतने क्वेश्चन यहां से कर सकता हूं कि एक भी क्वेश्चन का आंसर आपके पास नहीं है, राइट। आपके छोड़े, मैं जो 5 साल से एक्सपीरियंस काम कर रहे हैं मैं उनकी बात कर। तो टॉपिक हमेशा छोटा बड़ा कुछ नहीं, एक्चुअली सारी चीजें बहुत ही बेसिक है, लेकिन अगर आप वो रूट लेवल पे फॉलो करते तो। अदरवाइज अगर आप उसको इसी वे में, क्योंकि एक्सप्लेन करना बहुत ईजी है। मैं अगर आपको एक लाइन बोलूं यहाँ पे तो हर कोई मान लेगा कि फ्लोट में कब जाना है जब छोटा हो, डबल में कब जाना है बड़ा हो, क्योंकि सामने दिख रहा है इसकी साइज कितनी है, 4 बाइट, इसकी साइज कितनी है, 8 बाइट। कोई मेरे से क्वेश्चन भी नहीं करेगा, राइट। बट एक्चुअल में क्या वो सही है, विल फिगर आउट लेटर, राइट। जस्ट अभी फिलहाल चलो वापस चलते हैं, अपन वापस आते हैं इस एरिया पे। एक्चुअली अब यहाँ पे पकड़ो इसको, अभी यहाँ पे देखो क्या कॉल हुआ, M1 ऑफ कैर, किस पे कॉल हुआ, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल कंपाइलर जाएगा कहां पे, टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ कैर प्रेजेंट है या नहीं, क्या है, नहीं। तो एरर देने से पहले कंपाइलर चेक करेगा क्या कैर का प्रमोशन हो सकता है क्या। तो कंपाइलर चेक करेगा, अच्छा एक बार देखते हैं जाके कैर का प्रमोशन हो सकता है क्या, कैर का प्रमोशन किसमें हो सकता है, इंट में। तो कंपाइलर देखेगा, अच्छा चलो M1 ऑफ कैर नहीं है तो क्या M1 ऑफ इंट है क्या, यस M1 ऑफ इंट है। तो कंपाइलर बोलेगा चलो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मेरे को M1 ऑफ कैर नहीं मिली, लेकिन प्रमोशन से मेरे को क्या मिल गया, M1 ऑफ इंट मिल गया। तो इसको क्या करेगा, कंपाइल कर देगा। अब कंपाइल जब कर दिया तो जेवीएम आके उसको चलाएगा, तो इसकी जगह कौन सी चलने वाली है, M1 ऑफ इंट, और M1 ऑफ इंट चलेगी तो इसकी वजह से आउटपुट क्या आने वाला है, इंट, राइट। एक बार चला के देखते, देखो कंपाइल तो हो रहा था
ये तो मैंने आपको दिखाया था, एक बार आउटपुट क्या आता है वो भी देख लो आप यहाँ पे। कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं, और रन करने की ट्राई करते जावा टेस्ट एंड यू विल सी इंट फ्लोट, और लास्ट वाले का आउटपुट क्या आ रहा है, इंट, राइट। सो इस बार ये क्या लग रहा है एक्चुअली, प्रमोशन, राइट। जैसे एक काम और करते, देखो मैं यहाँ पे, देखो सेम स्टोरी है ना, मैं अगर इसको ऐसे लिखूं t.m1 of 20, इस 20 को वो आपका कंपाइलर क्या मानने वाला है, 20 को क्या मानेगा, इंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जिस नंबर में डेसिमल नहीं लगे हुए हो कंपाइलर को क्या मानता है, इंट। बट अगर सेम स्टोरी, अगर मेरे को कंपाइलर को बोलना है कि भाई इसको इंट नहीं मानना है, क्या मानना है, लॉन्ग, तो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे एल, राइट। पीछे क्या लगाना पड़ेगा आपको, एल। जैसे नंबर के पीछे आपने एल लगाया, आप कंपाइलर को इंडिकेशन दे रहे हो ये जो नंबर है इसको क्या ट्रीट करना है, लॉन्ग। तो अब देखो कंपाइलर क्या ट्रीट करेगा इसको, लॉन्ग। देखो m1 ऑफ लॉन्ग कॉल हुआ किस पे, टी पे, टी किस टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा m1 ऑफ लॉन्ग कहीं है, नहीं, तो एरर देने से पहले एक बार चेक करेगा क्या प्रमोशन हो सकता है लॉन्ग का। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर अपन फॉलो करें तो लॉन्ग का प्रमोशन हो सकता है किसमें, फ्लोट में। तो चलते अपन एक बार यहां पे देखते हैं। तो जैसे ही अब लॉन्ग किसमें प्रमोट हो जाएगा, फ्लोट में, तो कंपाइलर चेक करेगा क्या m1 ऑफ फ्लोट है, यस, तो कोई एरर नहीं है। और जब m1 ऑफ फ्लोट है, जीवी में आके इसको चलाएगा तो लास्ट वाले में क्या प्रिंट होने वाला है, फ्लोट, राइट। तो जस्ट ऑब्जर्व हियर, लास्ट वाले की वजह से क्या प्रिंट होने वाला, फ्लोट। देखो प्रमोशन किस तरीके से चलता है मैं आपको ये दिखा रहा हूं। कंपाइलेशन फाइन, और जैसे आप रन करने की ट्राई करोगे, देखो लास्ट वाले की वजह से क्या प्रिंट हो रहा है, फ्लोट प्रिंट हो रहा है, राइट, दैट्स द केस। ओके, इवन आप इसको ऐसे भी समझ ले, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो इस इंट को चेंज करके मैं लॉन्ग करता हूं, चलो इस बार बताओ मेरे को फटाफट क्या आउटपुट आएगा इस पूरे प्रोग्राम का, इस चारों जगह पे क्या आउटपुट आएगा अगर मैंने इंट को लॉन्ग कर दिया, अगर मैंने इस इंट को लॉन्ग कर दिया तो क्या आएगा, हाँ देखो ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे जैसे पहले वाला है, ये क्या आपका m1 ऑफ इंट, तो क्या m1 ऑफ इंट है, नहीं, तो इंट किस में प्रमोट हो सकता है, लॉन्ग में, तो क्या m1 ऑफ लॉन्ग है, यस, तो इसकी वजह से कौन सी चलेगी, लॉन्ग वाली। तो यहाँ पे मैं लॉन्ग प्रिंट करवा देता हूं, तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, लॉन्ग, राइट। ओके नाउ ये क्या है, फ्लोट, फ्लोट तो डायरेक्ट अवेलेबल है तो वही चलने वाली है, तो क्या आउटपुट आएगा इसकी वजह से, फ्लोट। ये क्या है, कैर, क्या m1 ऑफ कैर है यहाँ पे, नहीं, तो देखो एक बार कैर किस में प्रमोट हो सकता है, कैर प्रमोट हो सकता है किसमें, इंट में, क्या m1 ऑफ इंट है, नहीं, तो एक और प्रमोट करो, चलते रहो, और किसमें प्रमोट हो सकता है, लॉन्ग में, तो क्या m1 ऑफ लॉन्ग है यहाँ पे, यस, तो कैर की वजह से भी क्या आएगा, लॉन्ग। नाउ ये कौन सा है, लॉन्ग, लॉन्ग की वजह से तो खुद क्या आने वाला है, लॉन्ग ही आने वाला है, तो फिर यहाँ पे लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, इस तरीके से कुछ आपको आउटपुट दिखेगा, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो प्रमोशन खाली एक लेवल का नहीं होगा, अगर एक लेवल पे नहीं मिला तो दूसरा लेवल, दूसरे पे नहीं मिला तो तीसरा लेवल, चलता रहेगा इस तरीके से जहां तक नहीं मिले, और अगर लास्ट तक जाके भी नहीं मिला तो फिर क्या आने वाली है, एरर। जस्ट ऑब्जर्व, जैसे कंपाइल और यहाँ पे रन करो, देखो क्या आ रहा है, लॉन्ग फ्लोट, लॉन्ग लॉन्ग, जो भी अपन ने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल उसी तरीके चल रहा है, राइट। ओके जस्ट ऑब्जर्व हियर, मैं इसको और चेंज करता हूं। सपोज अगर मैंने यहाँ पे लेट्स से अगर यहाँ पे मैंने ये कर दिया, अब पहले तो क्या कंपाइल होगा, क्या पहले पूरा प्रोग्राम कंपाइल होगा या नहीं, मेरे को खाली इतना बताओ, आउटपुट तो बात की बात है, क्योंकि कंपाइल होगा तभी तो आउटपुट आने वाला है। देखो यहाँ पे इस लाइन को कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम है क्या, लाइन नंबर 14 को, लाइन नंबर 14 को कंपाइल होने में कोई प्रॉब्लम है, m1 ऑफ इंट कॉल हुआ, क्या m1 ऑफ इंट है यहाँ पे, यस, m1 ऑफ डबल कॉल हुआ, पीछे एफ नहीं लगा, बाय डिफॉल्ट क्या मानेगा, डबल, क्या m1 ऑफ डबल है, नहीं, क्या डबल किसी में प्रमोट हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब 100% इस लाइन पे क्या आने वाली है, एरर। तो पहले ही लाइन नंबर 15 पे एरर आ जाएगी, प्रोग्राम तो चलेगा नहीं, तो ध्यान रखना बस, खाली प्रमोशन लगाना आपको, अगर प्रमोशन लगाने के बाद भी नहीं मिल रहा है तो फिर कंपाइलर क्या देगा, एरर, और अगर कोई भी प्रमोशन मिल गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो चलने वाला, राइट। सो कीप्स बैडिंग, बैडिंग डालिए, रूल्स ऑफ ओवरलोडिंग। rules of overloading. Number first, automatic promotion. Automatic promotion. Automatic promotion, right? यहाँ पे
या बेटर आप ये डायग्राम बना दीजिए सीधा ही, लिखने की रिक्वायरमेंट है नहीं कुछ, ये डायग्राम बना लीजिए आप। अभी ये 1 2 4 8 मत लिखना है कुछ भी, खाली आप ये बना लीजिए बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरी आंसर, ओनली ये वाला, बाकी ऊपर नीचे कुछ करने की रिक्वायरमेंट नहीं, जो बॉक्स में बंधे डायग्राम बना लीजिए। ओके, बना लोगे आपने तो देन राइट ऑन द एग्जांपल, एग्जांपल मेंशन कर लीजिए आप सो दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस वन। आउटपुट क्या आने वाला है इसका, इसकी वजह से इंट, इसकी वजह से फ्लोट, इसकी वजह से अगेन इंट, इसकी वजह से फ्लोट। जस्ट राइट इट डाउन, कोई भी डाउट है लेट मी नो, आता हूं मैं उन डाउट पे आपके। चलो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। कुछ डाउट, नहीं पहली बात तो रिवर्स में प्रमोशन वर्क नहीं करेगा, मतलब ये इसी वे में जाएगा आगे, डबल से फ्लोट में नहीं आ सकता, ये तो पता चल ही गया होगा। राइट, रिवर्स में प्रमोशन वर्क नहीं करेगा, प्रमोशन ओनली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, चलो आप आंसर करना मेरे को। चलो क्या यहाँ पे कुछ मेंशन करते हैं अपन, 1 सेकेंड। सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ इंडेक्स कॉमा फ्लोट एफ, राइट, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ फ्लोट एक्स कॉमा इंट एफ, राइट। ये इसको मैं लिखता हूँ इंट फ्लोट और इसको मैं लिखता हूँ फ्लोट इंट, राइट। ओके, चलो मान लो मैं इस तरीके से लिखता हूँ 10 कॉमा 10.5 एफ, राइट। चलो
चलो पहले इसको देखते हैं ये किस वे में चल रहा है। पहली बात तो अभी क्या ये ओवरलोडिंग हो रही है या नहीं, पहले इसी पे कंसीडर कर लेते हैं एक बार। ओवरलोडिंग तो हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, M1 मेथड का नाम क्या है, सेम है। आर्गुमेंट यहाँ पे भी 2 है, आर्गुमेंट यहाँ पे भी 2 है, बट ऑर्डर डिफरेंट है, पहले इंट है बाद में फ्लोट है, पहले फ्लोट है बाद में इंट है। तो आर्गुमेंट 3 तरीके से डिफरेंट हो सकते थे, उसमें एक ऑर्डर भी आता है, तो ऑर्डर भी डिफरेंट है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे ओवरलोडिंग। तो नेम सेम, आर्गुमेंट डिफरेंट, ओवरलोडिंग इज देयर। ओके नाउ ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे चलो नीचे से देखते हैं अपन। यहाँ पे M1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट कॉल हुआ, M1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट है या नहीं, M1 ऑफ इंट कॉमा फ्लोट है, यस। तो इसका मतलब ये कंपाइल कर लेगा, कंपाइल करेगा तो जेवीएम आके इसको चलाएगा, और चलाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है, इंट फ्लोट, राइट। जस्ट ऑब्जेक्ट हियर, यहाँ पे अगर अपन इसको चला के देखें, ऑब्जेक्ट हियर, द आउटपुट शुड बी इंट फ्लोट। लेट मी क्लियर द कंसोल, कंपाइलेशन दैट इज फाइन, कोई दिक्कत है नहीं। रन करो इसको जावा टेस्ट एंड देन आउटपुट इज व्हाट, इंट फ्लोट। जैसा अपन ने प्रेडिक्ट किया बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है। सपोज लेट्स से सेकंड में यहाँ पे इसको ऐसे लिखता हूँ, टी डॉट M1 ऑफ लेट्स से 10.5f, 10। उल्टा अगर मैं करूं तो ऑब्वियसली नीचे वाली मेथड किस तरीके चलने वाली है, यू नो द थिंग्स, क्या चलेगी मेथड बोलो। हाँ यहाँ पे कैसे कॉल हुआ, M1 ऑफ फ्लोट कॉमा इंट कॉल हुआ, राइट। M1 ऑफ फ्लोट कॉमा इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप। कंपाइलर जाएगा आपका टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ फ्लोट कॉमा इंट, फ्लोट कॉमा इंट मिल गया, यस, और मिल गया तो ये चल जाएगा, चलेगा तो आउटपुट क्या आएगा, फ्लोट इंट। तो इसकी वजह से फ्लोट इंट आने वाला, कोई डाउट नहीं है। ये क्वेश्चन एक्चुअल में मेरा ये था ही नहीं, ये तो जस्ट मैं आपको क्वेश्चन पे पहुंचने के लिए पहले बता रहा हूँ। अभी क्या आ रहा है, इंट फ्लोट, बाद में क्या आ रहा है, फ्लोट इंट, चलो ये तो जस्टिफाइड है। अभी एक्चुअली क्वेश्चन मेरा अब स्टार्ट होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टी डॉट M1, चलो अब बताओ मेरे को लाइन नंबर 16 की वजह से क्या आउटपुट आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, लगाओ जो भी प्रमोशन लगाना है या कुछ भी, और लाइन नंबर 16 की वजह से क्या आउटपुट आएगा, पहले वाली चलेगी या दूसरी वाली चलेगी। What will be the output due to line number 16? ओके हाँ, चलो इतना सिंपल है, क्यों इतना दिमाग लगा रहे हो। देखो क्या क्या करना है आपको, M1 ऑफ इंट कॉमा इंट कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी किस टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ इंट कॉमा इंट कहीं पे प्रेजेंट है, नहीं है, तो थोड़ा प्रमोशन पे खेलना पड़ेगा। तो M1 ऑफ पहला क्या है, इंट, तो पहला इंट मिल रहा है आपको, यस। दूसरा क्या है, इंट, ये इंट फ्लोट में प्रमोट हो सकता है, यस। तो इसका मतलब ऑब्वियसली पहला तो इंट मिल गया, और दूसरा ये किस में प्रमोट हो सकता है, फ्लोट में। तो इंट कोमा इंट मिली तो कौन सी मैच हो जाएगी, इंट कोमा फ्लोट, और इंट कोमा फ्लोट मिल जाएगी तो ऑब्वियसली यहाँ पे चलेगा, और ये चलेगा तो आउटपुट क्या आने वाला है, इंट और फ्लोट। जितने स्पीड से ये गर्दन को ऐसे ऐसे कर रहे हो ना, उतना ये गलत है जो मैंने बोला है, राइट। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि ऐसा आपको किसने बोला कि पहले आर्ग्यूमेंट का सीधा जाओ और दूसरे आर्ग्यूमेंट का प्रमोशन करो, करने में तो ये भी कर ही सकते ना, पहले वाले का हो गया प्रमोशन तो ये इंट से किसमें चला गया, फ्लोट में, और दूसरे वाला सीधा सीधा चला गया इंट में, तो फिर इसमें क्या बुराई थी। आप ये कैसे कह सकते हो कि पहले वाला ही चलेगा, राइट। तो ऑब्वियसली यहाँ पे दोनों चॉइस है, दोनों के पास जा सकता है, ये पहले वाले के पास भी जा सकता है, दूसरे वाले के पास भी जा सकता है। क्योंकि देखो अगर पहले वाले का प्रमोशन नहीं हुआ, दूसरे वाले का प्रमोशन हुआ तो किसमें जाएगा, पहले वाले में, और अगर पहले वाले का प्रमोशन हुआ दूसरे वाले का नहीं हुआ तो किसमें जाएगा, दूसरे वाले में। सो देयर आर मल्टीपल चॉइस, और जब एक से ज्यादा चॉइस हो उसको अपन क्या बोलते हैं, एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन। तो डेफिनेटली देयर इज व्हाट, कंपाइल टाइम एरर। ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मेरे को पहले वाले के पास जाना है या दूसरे वाले के पास जाना है। तो लाइन नंबर 16 पे आपको इमीडिएटली एक एरर देखने को मिलेगी, यू कैन सी द थिंग्स।
राइट। ये बोल रहा है रेफरेंस टू M1 इज एम्बिगियस। देखो ये बोल रहा खुद क्या है, एम्बिगियस है, मतलब मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है एंड आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि पहले वाले के पास जाओ या दूसरे वाले के पास जाओ, राइट। सो दैट्स द एरर। ओके चलो एक और क्वेश्चन पूछता हूं, वो बताओ मेरे को। 10.5F 10.5F लाइन नंबर 16। क्यों आएगी एरर? क्योंकि ऑब्वियसली दोनों के पास जा सकता है, या फिर कुछ और। चलो यहाँ पे क्या कॉल है M1 ऑफ फ्लोट कॉमा फ्लोट, तो डायरेक्ट फ्लोट कॉमा फ्लोट तो नहीं मिल रहा है। पहले वाले के पास जा सकता है क्या? पहले वाले के पास जाने के लिए पहले फ्लोट को किस में जाना पड़ेगा? इंट में। क्या फ्लोट से इंट में प्रमोशन हो सकता है? नहीं, तो पहले वाला ऑप्शन तो है नहीं। दूसरे वाला देखो, पहला तो फ्लोट फ्लोट सही है, क्या ये फ्लोट से इंट में प्रमोट हो सकता है? दूसरे वाला नहीं, दूसरे वाला भी ऑप्शन है ही नहीं। जब दोनों ऑप्शन नहीं है तो एरर आएगी, लेकिन इस बार एरर एम्बिगियस वाली एरर नहीं है। पिछली बार की एरर और इस बार की एरर में फर्क है। पिछली बार एरर इसलिए आ रही थी क्योंकि मल्टीपल ऑप्शन थे, डिसाइड नहीं कर पा रहा था किसके पास जाना है। इस बार एरर इसलिए आएगी ऑप्शन ही नहीं है, राइट। तो ऑब्जेक्ट हियर, इस बार के एरर और पिछली बार के एरर में डिफरेंस होने वाला, बट आने वाली एरर ही है यहाँ पे भी। जस्ट अगर मैं इसको चला के दिखाऊं आपको, यू विल सी द इंपैक्ट। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखो, एरर देखना, दोनों डिफरेंट होगी। ये देखो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नो सुटेबल मेथड फाउंड। कोई सुटेबल मेथड मेरे को मिली नहीं, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले वाले में ये क्या बोल रहा है? रेफरेंस टू M1 इज एम्बिगुअस। मिली तो है मेरे को M1, लेकिन मल्टीपल ऑप्शन है मेरे पास, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मेरे को किसके पास जाने की रिक्वायरमेंट है। अगेन अगर आपको इंटरनल लेवल पे पता होगा चीजें किस तरीके से वर्क करती है, तो आउटपुट छोड़िए, आप एग्जैक्टली ये बता पाओगे कि एरर किस सेंस में आने वाली है, राइट। जैसे आप यहाँ पे बता सकते हो कि जब भी मल्टीपल ऑप्शन हो, एरर एम्बिगुअस सेंस में आएगी। ऑप्शन नहीं हो तो सीधा बोलेगा कि कोई मेरे को नहीं मिला, राइट। तो दैट्स अ सीन किस तरीके चल रहा है। जस्ट राइट इट डाउन, लिख लीजिए आप। एग्जांपल एक को मेंशन कर लीजिए वाला। कंपाइलर लेवल पहले, अभी तो कंपाइलर चेक करा। जस्ट चीज ही की है, उसको याद करने की ट्राई करो मत, खाली जस्ट रिलेट करो। आप फ्लो समझो किस तरीके से काम कर रहा है। और ये बहुत ही टाइम पास चीज है, जिसको लोग बोलते हैं कि एक्सपर्ट लेवल की चीज है, वो है कुछ है नहीं, है टाइम पास हो रहा है खाली। बस जस्ट आपको देखने की रिक्वायरमेंट है वो रूट लेवल पे चीजें वर्क किस तरीके से करती है। तो अभी मैं इसको ऐसे एक साथ लिखा है मैंने चारों चीजों को, लेकिन अभी ऐसे करोगे तो एरर ही आने वाली है। बट ये अलग अलग चलाओगे तो ऐसा आउटपुट आएगा। मान लो खाली ये पहले वाला लिखा होता 14 वाला, तो इसकी वजह से क्या आता? एंड फ्लोट, राइट। अगर ये खाली दूसरे वाला लिखा होता तो इसकी वजह से क्या आता? फ्लोट एंड। और तीसरे वाले की वजह से एरर है, चौथे वाले की वजह से भी एरर है। ओके चलते अपन आगे।
ओके नाउ चलो कुछ और एक और पॉइंट बताता हूं मैं हायर लेवल का, जस्ट ऑब्जर्व हियर। तो कुछ नहीं है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा ये सपोज करो मैं इसको इस वे में लिखता हूँ, लेट्स से थोड़ा वापस उस पे जाते हैं रेफरेंस वेरिएबल पे, सो दैट उस पे भी आप कंफर्टेबल फील करो। ये मान लो ऑब्जेक्ट टाइप का है, राइट, और ये मान लो किस तरीके का ले रहा है, स्ट्रिंग तरीके का। कुछ नहीं, आपको पता है कॉल कैसे करना है, इसमें ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू पास करवानी, इसमें स्ट्रिंग तरीके की वैल्यू पास करवानी, राइट। ऑब्जेक्ट भी एक क्लास है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, और क्लास तरीके की वैल्यू मतलब इनके ऑब्जेक्ट, राइट। तो लेट्स से मान लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ यहाँ पे, ताकि अपने को पता चले ये आ रही है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे अगर ये आएगी तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ क्या, स्ट्रिंग। ओके नाउ चलो कॉल करना अपने को M1 मेथड को। कैसे कॉल करोगे M1 मेथड को? पहली बात तो M1 मेथड कैसी मेथड है, इंस्टेंस। तो कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट वो अपन बना चुके, उसके बाद टी डॉट हाँ M1। देखो पहले वाली M1 मेथड किस तरीके की वैल्यू ले रही है, ऑब्जेक्ट तरीके की। इसको कॉल करना तो कैसे करोगे, या तो आप अलग से बना के स्टोर करवा के कर लो, या डायरेक्ट भी कर सकते हो, आपको पता है, राइट। ऑलरेडी अपन थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो मैंने डायरेक्ट लिखा यहाँ पे क्या, न्यू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तरीके की वैल्यू मतलब इसका ऑब्जेक्ट, तो न्यू ऑब्जेक्ट, राइट। ओके तो अगर ऐसा किया तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं मेरे को, यहाँ पे क्या पास हुआ, M1 ऑफ ऑब्जेक्ट पास हुआ, किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है क्या, यस, और प्रेजेंट है तो ये चल जाएगा, और चल जाएगा तो आउटपुट क्या आने वाला है, ऑब्जेक्ट, राइट। तो इसकी वजह से आउटपुट ऑब्जेक्ट आएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं। और नीचे मैं एक और यहाँ पे लाइन लिखता हूं, जस्ट ऑब्जर्व हियर, टी डॉट M1 ऑफ लेट्स से न्यू स्ट्रिंग है तो क्या, न्यू स्ट्रिंग, सिंपल। तो ये किस तरीके की वैल्यू होगी आपके, स्ट्रिंग तरीके की। तो क्या हो गया, M1 ऑफ स्ट्रिंग कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंट्रोल जाएगा टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ स्ट्रिंग प्रेजेंट है, यस, और है तो ये सही है, और सही है तो चल जाएगा। तो इसकी वजह से क्या आउटपुट आने वाला है, स्ट्रिंग। तो क्वेश्चन मेरा ये था ही नहीं, ये तो बहुत सिंपल है, आउटपुट ऐसे ही आने वाला है। पहले वाले का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, दूसरे वाले का क्या आएगा, पक्का पहले वाले का क्या आएगा, हाँ बिल्कुल ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे वाले का स्ट्रिंग आएगा, ज्यादा लोड लेने की रिक्वायरमेंट है नहीं। जस्ट ऑब्जर्व हियर, कंपाइलेशन फाइन, रन करो। देखो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग यहाँ पे होने वाला है, जावा क्लास का नाम जो भी है, टेस्ट एंड यू विल सी, जो भी अपन ट्रेस के सही है। पहले वाले क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, और दूसरे वाले क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। एक्चुअल क्वेश्चन मेरा ये है यहाँ पे, एक चीज मैं आपको पहले बताता हूँ। देखो किसी भी क्लास टाइप के लिए, किसी भी क्लास टाइप के लिए एक वैल्यू होती है नल, ये वैलिड वैल्यू होती है, किसी भी क्लास के लिए वैलिड है। किसी भी क्लास में ये पास करवा सकते हो, क्या पास करवा सकते हो, नल। अभी के लिए ये क्वेश्चन दिमाग में आए तो अभी थोड़ी देर के लिए रहने देना कि सर नल का यूज क्या है, तो बहुत यूज है एक्चुअल में आगे चल के नल का, राइट। जब आपको ऑब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट बना रहे हो आप, राइट, जब आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, डिस्ट्रॉय भी करना होता है काम खत्म होने के बाद। तो जब ऑब्जेक्ट को आपको डिस्ट्रॉय करना होगा तो इसका बहुत बड़ा रोल आने वाला है, किसका, नल का। अभी फिलहाल के लिए छोड़े इसको, क्या है अभी मैं क्या बोल रहा हूं आपको, नल हर एक क्लास के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। मतलब जैसे मेरे को अगर इस मेथड को कॉल करवाना है, मैं M1 ऑफ नल पास करवाऊंगा तो ये भी कॉल हो सकती है, क्योंकि इस क्लास के लिए नल क्या है, वैलिड वैल्यू। इस क्लास के लिए भी नल क्या है, वैलिड वैल्यू। हर एक क्लास के लिए नल क्या है, वैलिड वैल्यू होती है। दैट्स अ सिंपल थिंग। मतलब कभी भी ये लिखोगे सही है, ऑब्जेक्ट O इक्वल टू नल, दैट इज फाइन। आप ये लिखोगे स्ट्रिंग S इक्वल टू नल, दिस इज ऑल्सो फाइन। नल इस तरीके की भी वैल्यू है, नल इस तरीके की वैल्यू है, हर एक क्लास तरीके की वैल्यू होती है क्या, नल। क्योंकि आगे इसका बहुत बड़ा रोल है। अभी फिलहाल के लिए माने कि नल हर एक क्लास के लिए वैलिड होती है, क्योंकि अभी अपने को खाली इसी सेंस पे मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि नल हर एक क्लास के लिए वैलिड होती है। क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे लिखा टी डॉट M1 ऑफ नल, what will be output due to line number 16, what will be output due to line number 16। तो बहुत सिंपल है, क्योंकि मैंने अभी आपको एक पॉइंट बताया, क्या नल हर एक क्लास के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। तो इसका मतलब M1 ऑफ नल कॉल हुआ किस पे, टी पे। टी कौन से टाइप का, टेस्ट टाइप का। कंपाइलर कहां पे जाएगा, टेस्ट क्लास में, चेक करेगा M1 ऑफ नल, तो उसको पता चलेगा पहले वाले भी हो सकता है क्योंकि नल इसके लिए भी वैलिड है, दूसरे वाला भी हो सकता है क्योंकि नल इसके लिए भी वैलिड है, क्योंकि हर एक क्लास के लिए नल क्या होता है, वैलिड। तो इसका मतलब कंपाइलर के पास कितने ऑप्शन हो गए, दो ऑप्शन, दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है, पहले वाले के पास भी, दूसरे वाले के पास भी। तो क्या नहीं कर पाएगा, डिसाइड नहीं कर पाएगा। और जब भी डिसाइड नहीं कर पाता है, कौन सी प्रॉब्लम होती है, एम्बिग्यूटी। और जब भी एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम होती है, क्या आता है, एरर, जो कि इस बार नहीं आने वाला, राइट। जस्ट ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे कंपाइल करो, दैट इज फाइन, कोई एरर आपको दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और अगर इसको रन करोगे तो मैं बता रहा हूँ नीचे वाले की वजह से जो आउटपुट है ना, वो क्या आने वाला है, स्ट्रिंग। देखो नीचे वाले की वजह से आउटपुट क्या आने वाला है, स्ट्रिंग। तो एक पॉइंट यहाँ पे और मैं मेंशन कर रहा हूँ, और मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जस्ट आप कितना फील करते हो मैं आपको ये रियलाइज करवा रहा हूँ। देखो ये पॉइंट मैंने नहीं बताया होता आपको,
तो फिर भी आप इसको रियलाइज कर सकते थे, नल दोनों के लिए वैलिड है, राइट। इसके ऊपर वाले के लिए भी वैलिड है, क्योंकि हर एक क्लास के लिए नल क्या होता है, वैलिड होता है, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे पहले वाली मेथड जो आर्ग्यूमेंट ले रही है वो कौन सी क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास। दूसरे वाली मेथड जो आर्ग्यूमेंट ले रही है वो कौन सी क्लास है, स्ट्रिंग क्लास। क्या इन दोनों क्लास के बीच में कोई रिलेशन है? ऑब्वियसली बाय डिफॉल्ट हर एक क्लास की पेरेंट क्लास कौन सी होती है, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट पेरेंट है, स्ट्रिंग क्या है, चाइल्ड है, राइट। अब देखो यहां से मैंने नल कॉल करवाया, किसके पास जा सकता है, पेरेंट के पास भी जा सकता है, और किसके पास जा सकता है, चाइल्ड के पास भी जा सकता है। एक बात बताओ, पेरेंट क्लास के अंदर क्या रखते हैं अपन, जो कॉमन चीजें सबके काम में आ रही है वो कहां पे रखते हैं, पेरेंट के अंदर। जो स्पेसिफिक चीजें होती है वो किसके अंदर रखते हैं, चाइल्ड के अंदर। तो अगर चाइल्ड खुद से काम कर सकता तो वो हमेशा किससे काम करेगा, खुद से करेगा। अगर उसके पास नहीं हुआ तो वो किसकी तरफ जाएगा, कॉमन चीजों की तरफ जाएगा। सिंपल। अगर आपके पास आपकी कोई चीज है तो आप कॉमन चीज यूज नहीं करोगे, अगर आपकी चीज नहीं है तो आप कॉमन चीज यूज करने को देखोगे। जैसे सिंपल, अगर पहले के टाइम पे देखो तो आपके पास मोबाइल फोन नहीं था तो अपन क्या यूज करते थे, जो एसटीडी लगा होता था सबके लिए कॉमन, राइट। अभी आज के टाइम पे अपना पर्सनल फोन अपने पास है तो कोई वो यूज नहीं करने वाला। अगर नहीं होगा तो सेकंड प्रायोरिटी अपन किसको देते हैं, जो भी कॉमन लगा हुआ था उसको, राइट। तो ऑब्वियसली जब तक काम स्पेसिफिक से होता हमेशा प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, स्पेसिफिक के पास। इसीलिए अगर पेरेंट और चाइल्ड दोनों को चांस मिल सकता है तो पहली प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, चाइल्ड के पास। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि 100% पहले किसके पास जाना है, चाइल्ड के पास। और चाइल्ड के पास जाना है तो कौन सा मैच होगा, ये वाला और ये वाला मैच होगा, तो आउटपुट क्या आने वाला है, स्ट्रिंग, राइट। देखो सिनेरियो बदल जाता अगर ऐसा होता। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मैं पहले तो इन दोनों को हटा देता और यहाँ पे क्लास चेंज कर देता कुछ भी। सपोज यहाँ मैंने टेस्ट क्लास कर दी, टेस्ट। अब देखना, अब अगर अपन देखें तो अगेन नल क्या होता है, हर एक क्लास के लिए क्या होता है, वैलिड, राइट। नल हर एक क्लास के लिए वैलिड होता है। तो ऑब्वियसली किसके पास जा सकता है, पहले वाले के पास भी जा सकता है और दूसरे वाले के पास भी जा सकता है। पहले वाले भी क्या है, क्लास, दूसरे वाले भी क्या है, क्लास। दोनों में से किसी के पास भी जा सकता है। अब टेस्ट और स्ट्रिंग क्लास के बीच में कोई रिलेशन है क्या, कोई किसी का पेरेंट कोई किसी का चाइल्ड, ऐसा कुछ है क्या, नहीं। टेस्ट भी एक क्लास है, स्ट्रिंग भी एक क्लास है, कोई किसी का पेरेंट नहीं, कोई किसी का चाइल्ड नहीं, मतलब दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो अब दोनों की प्रायोरिटी इक्वल है। वो टेस्ट के पास भी जा सकता है, वो स्ट्रिंग के पास भी जा सकता है। तो अब ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मेरे को टेस्ट के पास जाना है या स्ट्रिंग के पास जाना है। तो इस केस में जो आप सोच रहे हो वो सही है। इस केस में एक्चुअल में क्या होने वाला है, एम्बिग्यूटी। नाउ इट इज नॉट एबल टू डिसाइड, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। बोलेगा एम्बिग्यूअस है। देखो ये क्या बोल रहा है, रेफरेंस टू M1 इज एम्बिग्यूअस। मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूं कि पहले वाले के पास जाऊं या दूसरे वाले के पास जाऊं, राइट। तो अगर कभी भी ओवरलोडिंग है, वहां पे पेरेंट चाइल्ड है, और अगर कभी कंफ्यूजन होता है दोनों के पास जाने का, तो हमेशा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, चाइल्ड को। और अगर पेरेंट चाइल्ड नहीं है और फिर कंफ्यूजन होता है तो क्या आने वाली है, एरर आने वाली, राइट। जस्ट राइट ऑन पॉइंट। लिखिए, इन ओवरलोडिंग जो भी पॉइंट नंबर 3 या व्हाटएवर जो भी, इन ओवरलोडिंग if there is a confusion if there is confusion between parent class argument method and child class argument method, if there is a confusion between parent class argument method and child class argument method, if there is a confusion between parent class argument method and child class argument method, then always child class argument method will get high priority. Then always child class argument method will get high priority. In overloading, if there is confusion between parent class argument method and child class argument method, then always child class argument method will get high priority. आप मेंशन कर सकते हो एग्जाम्पल।
फाइन, तो ऑब्वियसली लाइन नंबर 14 की वजह से ऑब्जेक्ट है, लाइन नंबर 15 की वजह से स्ट्रिंग है, और लाइन नंबर 16 की वजह से भी क्या है, स्ट्रिंग। ओके फाइन, देन ऑब्वियसली एक एरो लगा के लिख लो, थोड़ा चेंज करके, कि अगर मान लो यहाँ पे ये टेस्ट होता, राइट, और यहाँ पे अगर फिर लाइन नंबर 16 आप कॉल करवाते हैं, तो इस लाइन नंबर, ये जो भी लाइन नंबर 14 है, इसकी वजह से क्या आएगी, एरर आएगी, क्योंकि इस बार अब एम्बिग्यूटी है, दोनों के पास जा सकता है और किसी को प्रायोरिटी नहीं देने वाला, क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेशन है नहीं एक्चुअली। यस आप कर सकते हो, अभी मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा सोलोनी के स्ट्रिंग को कैसे कॉल करना है ऑल, बाकी अपन डिस्कस करेंगे, स्ट्रिंग एक अलग से टॉपिक है, एक चैप्टर अपन पढ़ेंगे, उसमें अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो खाली अपना जो टारगेट है वो किस पे चल रहा है, ओवरलोडिंग पे चल रहा है। अब वेदर आप स्ट्रिंग को ऐसे करके कॉल कर सकते हो या नहीं, बिल्कुल कर सकते हो, ये सही है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, न्यू स्ट्रिंग जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले लिखा था, आपको पता है, राइट, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इवन आप यहाँ पे भी कुछ पास करवा सकते हो, मल्टीपल वेज, बट ये इसका डिस्कशन नहीं है कि आप कैसे कैसे स्ट्रिंग को कॉल करवा सकते हो, अभी वो चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। अब फिलहाल अपन डिस्कशन खाली ओवरलोडिंग पे करते हैं। ओके फाइन, नाउ एक और पॉइंट यहाँ पे बचता अपना ओवरलोडिंग में, एंड दैट इज एक जो मेथड है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन सी, वेरार्ग मेथड, राइट। तो वेरार्ग मेथड अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि क्या करता है, वेरार्ग मेथड क्या होता है, कितने भी आर्ग्यूमेंट ले सकता है, राइट, एनी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। तो वेरार्ग मेथड की ओवरलोडिंग हो सकती है या नहीं, ये क्वेश्चन है, जिसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे, फाइन। बट उससे पहले ऑब्वियसली मुझे लगता है प्रैक्टिस आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब तक सारे सेशन आपने अगर देखे हो तो कोई इशू नहीं है, बट अभी जितने भी एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, आप खुद से इसको रन करके देखिए, क्योंकि अभी बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको कि सब कुछ सही चल रहा है, बट जब आप खुद से चला के देखोगे और अगर आप पहली बार इसको ट्राई कर रहे हो, तो फिर सिंटेक्स में बहुत सारे इशू आने वाले हैं, राइट। तो फिर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सिंटेक्स प्रॉब्लम दूर होती जाएगी, राइट। तो पहला टारगेट अपने को करने की रिक्वायरमेंट है सिंटेक्स प्रॉब्लम को दूर करना है, राइट। उसके बाद कोड आप बहुत इजीली लिख पाओगे, अपन स्टार्ट करेंगे कोड लिखना भी, डेटा स्ट्रक्चर जब अपन स्टार्ट करेंगे, राइट, और जो कि मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक में अपना स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे एक एक प्रॉब्लम अपन कोडिंग ही लेने वाले डेटा स्ट्रक्चर में, राइट। तो वो आप इतने ही इजीली कर पाओगे, बस सिंटेक्स पे प्रैक्टिस रखिए, बाकी हर एक कोड टाइम पास होता है। इवन मैं आपको टॉप मोस्ट कोड जो टीयर 1 कंपनी पूछती है, वो भी मैं आपको क्लासरूम में बताऊंगा, और कितना इजीली आप सोच सकते हो कोड के रिगार्डिंग, खाली वही 3-4 फंडे होते हैं जो आपको लगाने की रिक्वायरमेंट है, बाकी हर एक बड़ा से बड़ा कोड आप इतना सिंप्लीफाइड मैनर में लिख पाओगे, राइट। तो प्रैक्टिस कर दीजिए सिंटेक्स के रिगार्डिंग, क्योंकि अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, अपना टारगेट या अपना इंटेंशन ये नहीं है कि आप इसको एक जॉब ग्रैब करने के लिए देख रहे हो। अपना टारगेट जो पहले दिन मैंने आपको बोला था, दैट इज अवर टारगेट, राइट। तो फिर ऑब्वियसली यहाँ पे इसके रिगार्डिंग ये सब कुछ तरीके देखने के रिक्वायरमेंट है, और उसी लेवल पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि इवन मैं आपको इसके लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ कि आप फ्रेशर लेवल पे इंटरव्यू देने जाओगे ना, मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप 5 साल बाद भी इंटरव्यू कंपनी स्विच करने का सोचो ना, तो इस नोट से बाहर आपको एक भी पॉइंट कहीं से भी देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड एक भी क्वेश्चन आपको कहीं भी एनकाउंटर नहीं होगा इसके बाद, दैट इज माय वर्ड, राइट। तो डेफिनेटली कोई सी बुक, कुछ रैपर, कोई भी कुछ भी टाइम पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्रॉपर तरीके से फॉलो करिए। एंड इवन मैं आपको 5-10 साल की बात बता रहा हूँ, ये आपको आज की बात तो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, और आज अगर आप जाके जो मैं बता रहा हूँ उस पैटर्न से आंसर दोगे ना, तो मुझे लगता है 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा कोई क्वेश्चन आपसे करने वाला भी नहीं, राइट। तो प्रॉपर आप बस जो सेशन चल रहा है उसको फॉलो करिए, अभी आपको बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड ऑल मिलने वाले हैं, ऑब्वियसली आपको पता है हर एक सैटरडे को आपके इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू और असेसमेंट चलेंगे, इस वाले वीक में नहीं है, अगले वीक से वो प्रोसेस फॉलो होने वाला, राइट। तो चलो फिलहाल के लिए मैं जावा के सेशन को आज यहाँ पे रोकता हूँ, कंटिन्यू करते हैं अपन कल एक और पॉइंट ओवरलोडिंग के रिगार्डिंग, और उसके बाद अपन ओवरराइडिंग पे डिस्कस करेंगे, एंड देन वी विल कंपेयर ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।